सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो जैसा कि आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ने डिमांड किया था कि अब हमें यूपीएससी के सीसैट पेपर पे भी एक आध वीडियो चाहिए, तो आज हम यूपीएससी सीसैट के 2024 प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि हम 2024 पेपर्स के सॉल्यूशन को बिगिन करें, मैं इस बात पे एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने जीएस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है 2024, आगे और भी करेंगे। तो जिस तरीके से हमने देखा कि क्वेश्चन पेपर जो पीवाईक्यू होते हैं उसमें मतलब क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं और थीम्स भी रिपीट होती हैं, सेम पैटर्न आप पाएंगे कि सीसैट में भी होता है। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस 5 ईयर्स के भी सीसैट पेपर इजीली लगा लिए, यानी आपके केस में 2020 से लेकर 2024, तो इतना अगर आप लगा लेंगे तो आपके मैथ और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन फिर एग्जाम कंडीशन में नहीं फंसने वाले, क्योंकि लगभग 52-53 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजिली मिनिमम आप कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन एग्जाम में इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आपने पीवाईक्यू इजीली कर लिए हैं और उनके तरीके सीख लिए, शॉर्टकट्स या ट्रिक्स या किसी भी तरीके से। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं प्रीवियस 5 ईयर्स के, तो आपके लिए जो आपका सीसैट एग्जाम है, जो अभी के लिए बहुत ही डाइसी हो चुका है, वो बहुत ही इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो इस बात पे हमें एम्फेसिस करना है कि पिछले 5 साल के बहुत ज़्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं भागना है कि ये कोर्स वो कोर्स, ये सब कुछ नहीं करना है। पीवाईक्यू के क्वेश्चंस और उन्हीं थीम्स को बस करके जाना है और आपका सीसैट इजीली निकल जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन सॉल्विंग सीसैट 2024 प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर। ओके, सो पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दिस एक्सप्रेशन, ये 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 है, स्टार इज चूजन फ्रॉम द सिंबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई ईच एट द मोस्ट 2 टाइम, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू। अब नॉन नेगेटिव वैल्यू स्मॉलेस्ट तो वैसे 0 होती है, लेकिन हम सॉल्व करके कोशिश करेंगे कि क्या बन सकता है। अब देखिए, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए और ये कह रहा है कि कोई सिंबल मोस्टली कितनी बार यूज हो सकता है, 2 बार यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश ये रहने वाली है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि जीरो रहे, क्योंकि स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये आ जाएगा तो यही आंसर होगा, तो कोशिश इस तरफ रहनी है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कब हो सकती है, जब हम सिंबल में माइनस ज़्यादा यूज़ करें। भाई प्लस या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो ज़्यादा ही होने वाला है ना, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस से मिलेगी। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया 5, फिर मान लिया 4, और 2 बार क्योंकि एक सिंबल यूज़ कर सकते हैं तो मैंने 2 बार ये ले लिया। अब एक बार मान लेते हैं 2 और एक बार मल्टीप्लाई में 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 क्यों रखा है कि कोई भी नंबर आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा, तो स्मॉलेस्ट देख लेते हैं शायद बनता है कि नहीं। तो 5 माइनस 4 कितना होगा, 1, 1 माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 1 माइनस 3 कितना होता है, -2 प्लस 2 इंटू 1 तो -2 प्लस 2 कितना होता है, 0, 0 इंटू 1 कितना होता है, 0। तो देखिए ये आ गया, तो इसका मतलब 0 तो हमारा बन रहा है, तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख रहे हैं आप, 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। सर्टेन नंबर ऑफ मेन, तो मेन कितने नहीं पता, तो मेन को मान लेते हैं एम, मान लेते हैं एम मेन ने 6 के डेज में कोई काम को कंप्लीट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, वेयर के इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 days। अब ये कह रहा है कि इसी वर्क को हमें 5 के डेज में करना है, तो कितने लोग बढ़ा दें। अब हमें नहीं पता कितने बढ़ा दें, लेकिन जितने भी बढ़ाएं, बढ़ने के बाद मान लेते हैं टोटल मेन हो गया कैपिटल एम। तो कैपिटल एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल एम की वैल्यू हो जाएगी, के से के कैंसिल, 6/5 एम। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज, तो कितने परसेंट से नंबर ऑफ मेन इंक्रीज करें। तो पहले नंबर ऑफ मेन इंक्रीज ही निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मेन इंक्रीज कितना होता है, एम माइनस एम। अब परसेंटेज भी पूछा है तो अपॉन एम इंटू 100। ठीक, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है, 6/5 स्मॉल एम माइनस एम अपॉन स्मॉल एम, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/5 एम है। ठीक है, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 आएगा, ऊपर 5 और नीचे 5 से मल्टीप्लाई, तो 5/5 एम। ठीक, अपॉन एम इंटू 100, ये हो गया। तो 6/5 एम माइनस 5/5 एम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5, और एम से एम तो कैंसिल ही हो जाने वाला है, इंटू 100। तो इसको इससे जब हम काट देंगे तो कितना आएगा, 20%। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इजीली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 hours 8। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 हर साल आते हैं, तो इस पैटर्न को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि एक्स जो है वो किसी काम को 6 घंटे में कंप्लीट कर देता है, तो एक्स 6 hours में करता है। वाई उसी काम को क्या कह रहा है, 8 hours में करता है, और जेड उसी काम को
ये भी 8 आवर्स में करता है, ठीक है। तो टोटल काम कितना हुआ जो तीनों मिलके कर रहे हैं, तो ये कैसे निकलता है, हमेशा इन तीनों के एलसीएम से। तो इन तीनों का एलसीएम निकालने जाओगे आप तो 24 आएगा। तो अब जब एफिशिएंसी देखें कि 1 घंटे में कोई कितना काम कर रहा है, टोटल काम ये, और टोटल काम तो ये 6 घंटे करता है कंप्लीट करने में। तो अगर इसको 24 घंटे ये करना है, इतना काम कर देना, तो ये कैसे करेगा, 6 आवर्स वैसे लेता है, 6 में कितना मल्टीप्लाई करें, 4, तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई 4। इसमें कितना मल्टीप्लाई करें, 24 आ जाए, 3, ये इसकी एफिशिएंसी। इसमें कितना कर दें, तो ये इसकी क्या आ गई, एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी मतलब 1 घंटे में ये इतना काम करेगा 4, तब ये 6 घंटे में तभी तो 24 काम पूरा करेगा। अगर 1 घंटे में 4 वर्क करेगा तभी तो ये 6 घंटे में 24 काम करेगा। अगर ये 1 घंटे में 3 करेगा तभी तो 8 घंटे में 24 करेगा, ठीक है। तो ये क्या होती है इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, हाउएवर ओनली 1 पर्सन एट ए टाइम कैन वर्क इन ईच आवर। 1 घंटे में सिर्फ एक ही आदमी काम करेगा, ठीक है। दो एंड नो बडी कैन वर्क फॉर 2 घंटे तक कोई लगातार काम नहीं करेगा, 1 घंटे 1 घंटे ही काम होगा। ऑल आर एंगेज टू फिनिश द वर्क, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। अब मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम देखिए तभी लगेगा कि जब ज़्यादा काम ये करे, क्यों, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इन दोनों की कम है। तो मान लीजिए पहले घंटे में एक्स ने काम किया और एक्स 1 घंटे में कितना यूनिट कर देता है, 4 यूनिट। अब दूसरे यूनिट में इन दोनों में से किसी ने किया 3, फिर एक्स ने किया 4, फिर इन दोनों में से किसी ने किया 3, फिर एक्स ने किया 4, फिर इन दोनों में से किसी ने किया 3। तो ये कितना हो गया, 4 3 7 4 11, 3 14, 14 4, ये 7 7 14 और 4 21 हो गया, और हमें 24 यूनिट खत्म करना था। अब फिर अगर हम एक्स से ही काम करवा लें तो वो तो 4 यूनिट कर देगा, लेकिन अब हमें करवाना 3 घंटा है, ठीक है। तो 1 आवर में यानी 60 मिनट में वो कितना करता है, 4 यूनिट। तो इसका मतलब वो 3 यूनिट कितने में करेगा, 45 मिनट्स में। ये तो सिंपल ही है ना, 4 यूनिट वो करता है 60 मिनट्स में, ठीक है। तो 1 यूनिट कितने में करेगा, 15 मिनट में। तो 3 यूनिट कितने में करेगा, 45 यूनिट्स में। तो इसका आंसर सिंपल आ गया, 6 आवर्स 45 मिनट्स, ठीक है। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ इंटीजर ऑब्टेन्ड। ये इस टाइप से 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, अच्छा ये बढ़ता जा रहा है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये क्या नाम है, जीरो कैसे आता है। देखिए जीरो तभी आता है जब कभी भी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन किस चीज़ का होगा, 2 इंटू 5 का। अगर 2 इंटू 5 होगा तो इक्वल टू 10 हो जाएगा ना। तो जितनी ज़्यादा पावर, मान लो 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 100 है, तो उतनी ही पावर किसकी हो जाएगी, 10 की। तो यानी 10 पावर 0, तो यानी 100 जीरोस हमारे पास होंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में, इन टाइप के क्वेश्चन में क्या देखना होता है कि कितने 2 इंटू 5 की पावर कॉमन बन रहे हैं। अब क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है तो ये नेक्स्ट पेज में एक सॉल्व कर देते हैं, 1 की पावर 2 से लेकर 2 की पावर 50 तक, ठीक है। अब चलिए इधर सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा था, 1 की पावर 2 से शुरू था ना, 1 की पावर 2, फिर 2 की पावर 4, ठीक है, फिर 3 की पावर 6, फिर 4 की पावर 8, फिर 5 की पावर 10, फिर 6 की पावर 12, फिर 7 की पावर 14, फिर 8 की पावर 16, फिर 9 की पावर 18, और फिर क्या था, 10 की पावर 20, फिर 11 की पावर 22, 12 की पावर 24, 13 की पावर 26, 14 की पावर 28। अब देखिए ये वाले ऑड आगे से मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये आने नहीं, इसमें ना 2 आना है ना 5 आना है, ठीक है। 15 की पावर 30, ठीक है, फिर 16 की पावर 32, 17 छोड़ देते हैं जैसा डिस्कस किया था, 36, 19 छोड़ देते हैं, 20 की पावर 40, ठीक है, 21 छोड़ देते हैं, 22 की पावर 44, 24, 3 छोड़ देते हैं, 24 की पावर 48, और 25 की पावर तो हमें पता ही 50 आएगा, तो उसको चलो देख लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। अब 1 तो आना नहीं, इसको तो भूल ही जाओ, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, 2 की पावर 4 है तो इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 4, फिर इसको छोड़ देते हैं, 4 की पावर 8 है, इसको 2 में कन्वर्ट करते हैं तो 2 स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16, ठीक, 5 की पावर 10। अच्छा यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 ज़्यादा बार आ रहा है, ये देखो 1 2, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर 2, 5 का मारा, तो इसका मतलब 2 तो हमेशा 2 की पावर 5 से ज़्यादा ही आएगी। तो क्वेश्चन को अगर इजीली सॉल्व करना है तो अगर हम खाली 5 की पावर कैलकुलेट कर लें तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक बार आया 5 की पावर 10, अब 5 की पावर कब आएगा, 10 में। तो यहाँ 10 की पावर 20 है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 20, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 20, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। फिर 15 में आते हैं क्योंकि वहीं पे आएगा, यहाँ 15 की पावर 30 है तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो 5 की पावर 30 हो जाएगा, ठीक।
3 की पावर 30 को तो हम छोड़ ही देंगे, उससे मतलब नहीं है हमें। फिर 16 छोड़ देते हैं, 18 छोड़ देते हैं, 20 में आते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 इंटू 5, तो 5 की पावर 40 लिख सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक, अब इसके बाद 5 कहाँ आएगा, 25 में, 25 की पावर 50 है, तो 25 का मतलब होता है ऑलरेडी 5 स्क्वायर, ठीक है, और पावर 50 है, तो स्क्वायर मतलब 2 इंटू 50 मतलब 100 पावर। ठीक है, अब 5 की पावर को जोड़ देते हैं, 5 की पावर टोटल कितनी होगी, 100 ये, 40 ये, 140, 30, 170, 20, 119, सॉरी 100, 40, 140, 30, 170 और 20, 190 और 10, 200, तो ये कितना हो गया, 5 की पावर 200। क्योंकि 5 की पावर 200 है तो दिख ही रहा है 2 की पावर तो 200 से बहुत ज़्यादा जाने वाली है, तो कहीं ना कहीं 200 की 2 की पावर भले 200 से ज़्यादा हो, लेकिन 10 कितना आएगा, 10 तो उतना ही आएगा ना जितना 5 की पावर के साथ कन्वर्ज हो रहा होगा। तो मान लीजिए 2 की पावर, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 300 भी आ रहा है, लेकिन 5 की पावर तो 200 इंटू 2 की पावर 200 के साथ ही जाएगा ना, बाकी 2 का पावर रह जाएगा, तो इसका मतलब 10 की पावर कितना बन जाएगा, 200। तो कितने जीरो हो गए, 10 की पावर 200 के बराबर, यानी 200 जीरो तो हमारे पास लग ही रहे होंगे। ठीक है, तो 200 जीरो लग रहे होंगे तो वापस आ जाते हैं। यही तो उसने पूछा है, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर, तो कितने हो जाएंगे, 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है कि 1 जनवरी में कोई पर्सन ने 1 रुपये जोड़े, ठीक है, 1 जनवरी को उसने 1 रुपये जोड़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 1 रुपये जोड़े, ठीक है। फिर कह रहा है 2 जनवरी को ही सेव 2 मोर देन द प्रीवियस डे, तो 2 जनवरी को उसने 2 ज़्यादा जोड़े तो 3 जोड़े। फिर 3 जनवरी को फिर 2 ज़्यादा जोड़ लिए देन द प्रीवियस डे, ठीक है, 5 जोड़ लिए। और ये कहानी चलती रही कब तक, ठीक है, देन द प्रीवियस डे, एट द एंड डे हिज टोटल सेविंग्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए। अब ऐसे तो कब अनंत काल तक जोड़ेंगे, नहीं, ऑप्शन दे रखा है 7, 8, 9 जनवरी, और 1, 2, 3 तो हो ही गया, तो पहले 7 तक जोड़ लेते हैं, तो 1, 2, 3 हो गया, तो इसके बाद 4 को क्या होगा, 7 रहा होगा, 5 को क्या होगा, 9 रहा होगा, 6 को क्या है, 11 रहा होगा, और 7 को क्या है, 13 रहा होगा। इतना जोड़ के देख लेते हैं, क्योंकि 7, 8, 9 ही है ऑप्शन में। अब ये कितना हो गया, 3, 1, 4, 5, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 25 और 11, 36, 13, 49। अब 49 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है 7 का, लेकिन कोई परफेक्ट क्यूब तो होता नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में 8th भी है, तो एक आगे और बढ़ जाते हैं, 13 की जगह 15, तो 49 में 15 जोड़ने कितना हो जाएगा, 64। अब 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर तो है, 4 का परफेक्ट क्यूब भी है, यही तो पूछ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब, आ गया आंसर। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला 222 की पावर ये, और फिर ये, चलिए देखते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको ब्रेक करें, फैक्टराइज करें, तो इसको 2 इंटू 111 की पावर 333 लिख सकते हैं। इसको ब्रेक करें तो 3 इंटू 111 की पावर 222 लिख सकते हैं। ठीक, अब 111 किससे डिविजिबल है, 111 का फैक्टर अगर यहाँ देखें, क्या 37 से डिविजिबल है, क्योंकि हमें तो 37 से मतलब है ना, तो 37 3 सा करोगे तो यही आएगा, और दोनों में 111 है, तो इसका मतलब 37 तो एक फैक्टर होने वाला है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कह रहा है 37 नहीं होगा, तो ए को एलिमिनेट मार दो। ठीक, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 37 3 और दोनों जगह 111 है, जो कि 37 से डिविजिबल है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है क्या 2 होगा, क्या 3 होगा। अब जरा एक बात को समझते हैं, ये क्या है, 2 इंटू 111, तो ये एक इवन नंबर है, 222 है ना, इवन नंबर। इवन नंबर की कुछ भी पावर हो, कुछ भी, इवन नंबर की कुछ भी पावर हो, जैसे 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी कर लो, इवन नंबर की पावर जो भी होगी वो नंबर इवन होगा। ये बात तो आपको समझ में आती है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ऑड नंबर, भाई 333 ऑड नंबर है। ऑड नंबर जब भी होता है, जैसे कि 3 है, तो उसमें तो 3 की पावर 1 करोगे 3 आएगा, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 3 4 81, तो ऑड नंबर जब भी होगा उसकी पावर जो भी करो, पावर, तो हमेशा नंबर ऑड ही होगा। इतनी बात समझ में आती है कि पावर जब नंबर जब ऑड है तो उसकी पावर जो भी होगी, 3 की पावर करके देखो तो नंबर ऑड होगा। और इवन और ऑड को जब भी जोड़ोगे, इवन जैसे इवन नंबर 2, ऑड नंबर 1, तो इवन और ऑड को जोड़ोगे तो ओवरऑल नंबर क्या होगा, ऑड। और ऑड नंबर कभी 2 से डिविजिबल होगा, 3 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल नहीं हो सकता। तो ये जो कह रहा है 2 से, ये जो कह रहा है 2 से, ये नहीं हो सकता। आंसर क्या हो गया, सिंपल, 337 से है बट 2 से नहीं है। 3 से नहीं भी किया तो भी ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग जीरोस
प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले, जीरो से पहले, इन द वैल्यू 30 इंटू 30 रेज टू द पावर 30। अब देखिए 30 रेज टू द पावर 30 को हम और क्या लिख सकते हैं, 30 रेज टू द पावर 30 को 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो पावर लगा दो पूरा, ठीक, ये हो गया। अब 10 रेज टू द पावर 30, तो ये तो सारे जीरोज हो गए, यही तो वो कह रहा है कि जीरो से पहले क्या आएगा डिजिट, तो जीरो से पहले तो वो आएगा जो 3 की पावर 30 आएगी। अब 3 की पावर 30 को सॉल्व कर लेते हैं कि 3 की पावर 30 सॉल्व करते हैं तो क्या आता है। अब अगर हम देखें 3 की पावर 1 तो कितना होता है 3, 3 की पावर 2 सॉल्व करें तो कितना होता है 9, 3 की पावर 3 सॉल्व करें तो कितना होता है 27, क्योंकि लास्ट डिजिट पता करना है ना हमें। 3 की पावर 4 सॉल्व करें कितना होता है 81, और 3 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 243। इसका मतलब ये है कि पावर जैसे ही पांचवें नंबर पे आई, तो देखो पहले 3 था, 3 की पावर 1 3, और 3 की पावर 5 में भी क्या आ रहा है 243, यानी लास्ट डिजिट 3 आने लगी। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे लिखता हूँ 3 की पावर 1 में भी 3 आ रहा है, 3 की पावर 5 में भी जो लास्ट डिजिट है या यूनिट डिजिट है वो क्या आ रही है 3। इसका मतलब ये चीज रिपीट हो रही है 4 की साइकिल में, कि 3 की पावर 1 में 3 है तो 3 की पावर 5 में भी यूनिट डिजिट 3 है, तो यानी 3 की पावर 2 में इधर 9 है, तो 3 की पावर 6 में भी 9 होगा, तो 3 की पावर 10 में भी 9 होगा। बात समझ रहे हो, 3 की पावर 3 में लास्ट डिजिट 7 है तो 3 की पावर 7 में भी होगा, तो यानी 4 4 बार करके वो ऐसे साइकिल रिपीट होती है 3 में। तो अगर हमें 3 की पावर 30 को पता करना है तो 4 बार साइकिल रिपीट होती है, तो अब हम ये कैसे देखेंगे, तो हमें ये तो पता है कि 1 को अगर हम यहाँ मान लें 3 की पावर 1 तो वो तो 5 आएगा, फिर 9 आएगा, तो 9 4 13, 13 के बाद 17 21 25 29, तो यानी 3 की पावर 2 वाला रिपीट होगा, और 3 की पावर 2 जो होती है उसका कितना है 9, तो यहाँ भी लास्ट डिजिट क्या रहा होगा 9। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, और ये इसी पैटर्न के क्वेश्चन हर साल आते हैं, 3 वाले या और भी 2 4 साइकिल वाले रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1, how many numbers can be used as division in order to get the same remainder 1। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी बन जाएगा। अब 421 और 427 को ऐसे कितने नंबरों से डिवाइड करें कि रिमाइंडर 1 आ जाए, तो देखिए रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, तो हम परफेक्ट डिवीजर देख लेते हैं इसका कितना बनेगा। परफेक्ट डिवीजर कैसे बनेगा, तो जो रिमाइंडर वो कम कर दो, तो 421 में एक कम कर दो कितना 420, तो 420 किन किन से डिवाइड होगा ये देख लो, अभी पता चल जाएगा। तो 2 से करने की कोशिश करते हैं, तो 2 से तो 2 टाइम्स 1 0, फिर 2 से करते हैं 105, ठीक है, फिर 2 से करते हैं कितना हो जाएगा, नहीं होगा, 2 से 3 से करते हैं ये 3 5, और फिर तो 5 7 आ ही जाएगा, पता ही है हमें, ठीक है 7, और फिर से 7 1। इसी तरीके से 426 को कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कैसे होगा 2 से 2 1 3, अब ये 3 से हो जाएगा 3 1 4 2 6, हाँ हो जाएगा, तो 3 7 जा 1 जा, अब 71 तो हमें पता है प्राइम नंबर है तो ये तो जाएगा नहीं, 71 1। अब सेम नंबर चाहिए ना, लीव हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज डिविजर टू गेट द सेम रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 को इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, दोनों जाएगा और रिमाइंडर 1 ही आने वाला है, क्योंकि सेम डिविजर है ना। तो एक तो देखिए हो गया 2, फिर इसके अलावा यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब इसको 3 से और इसको 3 से करेंगे तो करके देख लीजिए, 3 से करेंगे तो 420 आता है, और यहाँ पे करेंगे 426, तो यानी 3 से भी हो जाएगा, तो ये भी हो गया। ठीक, इसके अलावा यहाँ 71 है, लेकिन यहाँ तो 71 नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है, 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 बार 2 है, तो इसका मतलब 4 यहाँ नहीं होगा, लेकिन 2 और 3 एक साथ यहाँ है, 2 और 3 एक साथ यहाँ भी है, तो यानी 6 से भी जा रहा होगा, तो 6 से इन दोनों को करके देखोगे तो वो भी जा रहा है, तो हाँ 6 से भी जा रहा है। ठीक, तो 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है। इसके अलावा आप कोई नंबर से डिविजिबल करके देखोगे तो नहीं जा रहा होगा, बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कितने नंबर हो गए, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 2 3 जा 6 हो गया, तो कितने नंबर डिविजिबल हो गए 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन मतलब कोई बोतल टाइप की कैन X contains 399 liters of petrol and can Y contains 532 liters of diesel. They are to be bottled in bottles of equal size so that the whole of petrol and diesel would be separately bottled.
द बॉटल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर इज एन इंटीजर हाउ मेनी, ठीक है। तो अब बात समझ में आ रही है कि इतना पेट्रोल है, इतना डीजल है, दोनों को अलग अलग कैन, दोनों को अलग अलग बॉटल्स में डालना है, लेकिन बॉटल्स जो है वो इक्वल साइज की होनी चाहिए, इक्वल साइज की। बात समझ रहे हो आप? वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो पहले तो इसके एलसीएम निकालो। पहले तो देख ही लो किन किन चीज़ों से वो डिवाइड होगा। तो 399 किससे डिवाइड होगा? 3 से ही होगा। 133। अब 133 किससे होगा? क्या ये 3 से होगा? 3 3 6 1 7 नहीं होगा। अब ये फर्दर किससे हो सकता है? 5 से तो होगा नहीं, 7 से कोशिश करते हैं। 7 1 7, 639, हाँ हो गया। और ये भी एक प्राइम नंबर है फिर उसके बाद 19 से। तो हो गया भाई, समझ में आ गया कि यहाँ 3 7 और 19 है। उसी तरीके से 532 में कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो कितना होगा? 2, फिर 136, फिर 6, ठीक। फिर 2 से करते हैं, 133। अब तो इसके बाद तो रिपीट ही हो जाएगा, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं। तो हमें फैक्टर्स पता चल गए कि यहाँ पे तो 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं, तो 2 वाली चीज़ तो हमें नहीं लेनी है। लेकिन यहाँ से तो बराबर ले सकते हैं ना। तो एक कैन हम 3 मतलब एक जो बॉटल है वो 3 साइज़ का ले लेंगे, एक बॉटल जो है वो 7 साइज़ का ले लेंगे, एक बॉटल जो है वो 9 साइज़ का भी ले सकते हैं, ये 19 साइज़ का भी ले सकते हैं ना। इक्वल साइज़ के लेने हैं क्योंकि यहाँ से तो कॉमन आना है। फिर एक 3 7 के भी ले सकते हैं, फिर एक 7 × 19 भी ले सकते हैं, और फिर एक 3 × 7 × 19 का भी ले सकते हैं। ठीक है ना? बात समझ रहे हो? एक तो 3 का ले लिया, एक 7 का ले लिया, एक 19 का ले लिया। इसके अलावा एक 3 × 7 साइज का भी ले सकते हैं। तो चौथा हो गया 3 × 7 21। एक 3 × 19 का भी ले सकते हैं 57। ठीक है, 3 × 7 का ले लिया, 3 × 19 का ले लिया, क्या लिख रहा हूँ, 3 × 19 का ले लिया। एक 7 × 19 का भी ले सकते हैं क्योंकि इक्वल साइज का लेना है, और ये इक्वल उसको डिवाइड करेंगे 133 से। 133, नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई। 133 को 3 तो डिवाइड नहीं कर रहा है ना, 133 को 3 नहीं कर रहा है। तो यहाँ से लेंगे हम। तो यानी कि एक बार तो 7 आ सकता है, एक बार 19 आ सकता है। ठीक है, ये वाले तो लेंगे नहीं, ये भी नहीं लेंगे। यहाँ से अगर देखोगे तो 7 आएगा और 19 आएगा। तो एक बार 7 ले सकते हैं, एक बार 19 ले सकते हैं, और एक बार 7 × 19 ले सकते हैं। तो कौन कितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं? 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ सम एक्स वाई जेड है और डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है लेस देन 10। ठीक है, अब एक्स वाई जेड है और ये तीनों नंबर कैसे हैं? 10 से कम है। ठीक है, तो 10 से कम प्राइम नंबर्स कौन से हो सकते हैं? तो कुछ ही एक होते हैं भाई, या तो 2, या तो 3, या तो 5, या 7। बस यही 4 हैं जो 10 से कम है और प्राइम नंबर से। ठीक, इन्हीं का यूज करना है। कह रहा है यूनिट ऑफ डिजिट एस कैन बी 0। क्या 3 ऐसे प्राइम नंबर हैं इनको ऐड करके एक्स वाई जेड यूनिट डिजिट 0 हो जाए? चलो करके देखते हैं। 2 और 3 5, 5 और 5 10, ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा बिल्कुल ठीक। यूनिट डिजिट कैन बी 9, पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। 2 और 3 5, 5 10 नहीं होगा। 2 और 3 5, 7 12 नहीं होगा। 7 5 12 और 3 15 नहीं होगा। 7 3 10 2 12 नहीं होगा। 7 5 12 2 14 नहीं होगा। तो 9 तो नहीं हो सकता। आगे सॉल्व ही नहीं करना भाई, सेकंड नहीं हो सकता, तो 1 और 3 होना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है और हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो इसको मैं सिखा देता हूँ। बहुत से बच्चे पता नहीं क्यों इसको छोड़ देते हैं। देखिएगा बहुत ही इजी है। सबसे पहले एक बात इसमें समझ लीजिएगा, पहले तो इसको मैं बड़ा करके यहीं समझा देता हूँ, सॉरी। देखिए इसमें पहले ये देखा कीजिए कितनी डिजिट्स आने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जितने भी डिजिट आने वाले हैं उनको कोशिश कीजिए ब्रेक कीजिए लार्जर नंबर्स में। तो 20 को दो तरीके से बांटा जा सकता है, एक तो 4 4 के 5 ब्लॉक, एक 5 5 के 4 ब्लॉक। तो हम कोशिश करेंगे 5 5 के 4 ब्लॉक में। आप दोनों तरह से कोशिश कीजिएगा, बट ये वाला ज़्यादा सही पड़ता है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं 5 5 के 4 ब्लॉक में। 1 2 3 4 5, और हर साल इसी पैटर्न से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो इसलिए इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ए डैश बी सी डी, और यहाँ पे इस ब्लॉक को तोड़ देते हैं। फिर क्या कह रहा है? डैश है, फिर कह रहा है बी, फिर बी, फिर सी, फिर डी, और फिर एक ब्लॉक है। ठीक है, इसको तोड़ देते हैं। फिर डी के बाद क्या है? ए बी सी डैश डी। ठीक, और फिर उसके बाद वाले को बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या कोई पैटर्न बन रहा है? जरा देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ए से शुरू,
डी से खत्म और बीच में कुछ आया फिर बी सी, फिर यहाँ पे कुछ शुरू होगा फिर बी सी और खत्म हो रहा है डी पे, तो चारों को ऑप्शन आने हैं। फिर ए से शुरू डी से खत्म। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि शुरू ए से होगा खत्म डी पे होगा। देखो ए से शुरू डी पे खत्म, और लास्ट वाले में आओगे तो 1 2 3 4 5, अगर यहाँ से मैं कोशिश करूँ तोड़ने की, ए से शुरू डी पे खत्म, तो इसका मतलब यहाँ तो हो ना हो ए ही आना है, यानी ए से ही शुरू हो रहा है और डी पे ही खत्म हो रहा है। अब यहाँ से पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो, यहाँ से जब ए से शुरू हो रहा है तो ए के बाद 2 बार बी आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और सी डी। और यहाँ पे अगर हम देखें, मतलब एक ऑप्शन तो वो होगा जहाँ पे बीच में ए आना है, सेकंड ऑप्शन, तो देखो सेकंड ऑप्शन हर जगह ही ए आ रहा है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज जो बन रही है, यहाँ पे जाते जाते अगर आप देखेंगे कि ए बी बी तो ठीक है, यानी एक ऑप्शन 2 बार तो रिपीट होगा, ये बात तय हो गई। तो यहाँ पे एक ऑप्शन या तो ए बैठेगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन या तो बी आएगा या ए आएगा, तो बी तो 2 बार आ ही चुका है, बी तो 2 बार आ चुका है, और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे बी फिर से 2 बार आ रहा है, तो यानी एक ऑप्शन जैसे बी यहाँ पे एक बार आ चुका है, तो अब प्रोबेबिलिटी होगी कि ए 2 बार आ जाए या सी 2 बार आ जाए या डी 2 बार आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं ए बिठाने की कोशिश करूँ तो ए 2 बार आ गया, यहाँ पे बी 2 बार आ गया, तो उस हिसाब से यहाँ पे सी 2 बार बैठता दिख रहा है, बिल्कुल बैठता दिख रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से लास्ट वाले में ए बी सी है, तो यहाँ पे डी भी 2 बार बैठता दिख रहा होगा। तो उस हिसाब से हमने 4 ऑप्शन क्या बना लिए, ए, फिर से ए, फिर सी, फिर डी। और इसमें हुआ क्या, ये पैटर्न समझ में आ रहा है, ए से डी तक है और जो चारों ऑप्शन है उनमें से 4 ऑप्शन 2 2 बार रिपीट होंगे, पहले ए 2 बार, फिर बी 2 बार, फिर सी 2 बार, फिर डी 2 बार सीक्वेंस में। तो हमें क्या आया, ए सी डी, कौन सा ऑप्शन, ए सी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक क्वेश्चन तो देखिए बहुत ही इजी, हर साल इस पैटर्न पे सवाल आते हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, 2 persons पी एंड क्यू एंटर इनटू ए बिजनेस, पी पुट्स 14,000 मोर देन क्यू। तो पी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, पी ने कुछ मनी इन्वेस्ट की, तो वो कितना है, 14,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया किससे, क्यू से। ठीक है भाई, उसके बाद कह रहा है मोर देन क्यू, बट पी हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 8 months एंड क्यू हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 10 months। अब यहाँ पे बात ये है प्रॉफिट की, कि पी ने इन्वेस्ट किया 8 मंथ्स के लिए, जबकि क्यू ने कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है, 10 मंथ्स। तो उस हिसाब से वो रेशियो और प्रॉफिट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे। अब कह रहा है कि जो पी का शेयर बना इज 400 मोर देन क्यू शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 2,000। अब टोटल प्रॉफिट अगर 2,000 है तो पी का शेयर 8, भाई अगर बराबर होता तो दोनों के 1,000 होते, इसके 400 ज़्यादा कैसे होंगे, एक का 800 एक का 1,200, तो पी का क्योंकि ज़्यादा है तो यानी पी का कितना रहा होगा, 1,200, और क्यू का कितना रहा होगा, 800, तभी तो बनेगा ना भाई। तो पूछ रहा है व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पी, तो देख लेते हैं, जो प्रॉफिट का रेशियो है, और यहाँ तो एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है भाई, जो इन्वेस्टमेंट उसने की पी ने और क्यू ने, उसी रेशियो में तो उसका प्रॉफिट आएगा ना। पी ने इतना इन्वेस्ट किया 8 महीने, क्यू ने इतना इन्वेस्ट किया 10 महीने, उसी रेशियो में तो प्रॉफिट आएगा। तो पी का कितना है 1,200, क्यू का कितना है 800। ठीक, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक, बाकी ये 4 से ये भी कटेगा और 2 से ये भी कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5p अपॉन, सॉरी ऊपर 4p बनेगा, 4p अपॉन 5q। और ये कितना हो जाएगा, 4 से काटो इसको, 3/2, मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8p, 5 3 15q, बन गया। अब p की जगह क्या लिख सकते हो, 14,000 प्लस q, तो p की जगह लिख देते हैं हम लोग 8 मल्टीप्लाई 14,000 प्लस q, इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 15q। ठीक, अब ये 8q बनेगा मल्टीप्लाई होके, और इधर 15q है, तो ये 8q उधर जाएगा माइनस होके, तो कितना बनेगा 7q। ठीक है, और मल्टीप्लाई होके ये कितना हो जाएगा 8 × 14 अंदर, 8 × 14 के मतलब 1000 है। अब 7 से 14 2 बार जाएगा, तो ये 8 × 2 16 हो जाएगा, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 16 यानी 16,000। ठीक, पूछा क्या है हमसे, हमसे p पूछा है, तो p तो 14,000 ज़्यादा है 16 से, q से मतलब q 16,000 है तो 14,000 उसमें और ऐड कर दो, 16,000। हमसे क्या पूछा था, p पूछा था, और ये 7 से 2 बार तो 16,000 हो गया। हाँ, तो 16,000 तो ये आ गया, और उसमें 14,000 और ऐड कर दो, तो p का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 30,000। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ये वाला देखते हैं भाई, ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं परसेंटेज वाले, तो इनको एक बार समझ लेते हैं। कह रहा है पी की सैलरी 20% कम है क्यू से,
और Q की सैलरी 20% कम है R से, बाय हाउ मच परसेंट R की सैलरी P से कम है। तो बेस तो यही है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है, कह रहा P की इससे कम है और Q की इससे भी कम है। तो एक काम करते हैं ना, R की ही, R को बेस मान लेते हैं, और क्योंकि कुछ वैल्यू तो दी नहीं तो मान लेते हैं R की वैल्यू 100 है। अगर R की सैलरी 100 है और Q की इससे 20% कम है, तो Q की 20% कम, 100 से 20% कम, तो Q की सैलरी कितनी हो जाएगी? 80। 100 में 20% कम कितना होता है? 80। तो Q की सैलरी 80 हो गई, और P की सैलरी भी 20% Q से कम है, तो P की सैलरी 20% कम है। तो 20% कम है तो इसका मतलब 80% हुई किसके? Q के। तो 80 का 80%, बात समझ रहे हो? P की सैलरी 20% कम है किससे? Q से। अगर 20% कम है तो परसेंटेज तो 100 में होता है, 20 कम है कितने में से? 100 में से, तो बचा कितना? 80। तो Q की जो सैलरी है उसका 80% P का हो गया। तो Q की सैलरी तो 80 है और उसका 80%, ठीक। ये हो गया सॉल्यूशन। ये 8 8 का कितना होता है? 64। तो ये हो गया। तो तीनों की सैलरी हमारे पास आ गई। अब ये क्या कह रहा है? बाय हाउ मच परसेंटेज आर सैलरी मोर देन पी, आर की सैलरी पी से कितना ज्यादा है? तो 100, आर की 100 है, पी की 64 है, तो कितना ज्यादा है? 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 कितना होता है? 36। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है पी की सैलरी से कितना ज्यादा है, तो पी की है कितनी? 64 इंटू 100। ठीक, इसको पहले काट ही लो। 4 से ये जाएगा 9 बार, और 4 से ये जाएगा 16 बार। ठीक है, फिर 4 से ये जाएगा 4 बार, 4 से ये जाएगा 25 बार। अब 25 इंटू 9 होता है 225, 225 को 4 से काटने की कोशिश करो, तो 4 से ये जाएगा 5 बार, और फिर आएगा कितना? 2 5, तो 5 6, 56% समथिंग आएगा। आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? ए नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ, तो नंबर नहीं पता क्या है, मान लेते हैं नंबर 100 है, जब नहीं पता तो 100 मान लेते हैं। क्या कह रहा है? एक नंबर है जिसको गलती से डिवाइड कर दिया 4 से, गलती से 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 25। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4, करना क्या था? मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आता है? 400। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर और ये गलती से किया हुआ नंबर है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक? अब रिजल्ट में क्या फर्क आ जाएगा भाई? बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। यहाँ 400, यहाँ 25, तो चेंज कितना हुआ, यही तो पूछ रहे हैं। परसेंटेज चेंज आना चाहिए 400, आ रहा है 25, तो चेंज कितना हुआ? 400 माइनस 25, 400 माइनस 25 करोगे तो कितना होगा? 375। रिजल्ट में कितना फर्क आया भाई? 400 में से ही तो आएगा, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो यही था ना, और चेंज होके ये हो गया, तो चेंज कितना हो गया? ये देख लो, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटो तो 4 से 9 टाइम्स जाएगा, तो 90% से ऊपर तो एक ही आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब देखिए ये भी क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत ही इजी होता है, पाई चार्ट वाला बहुत ज़्यादा इजी होता है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? एक एग्जाम में 80% ऑफ स्टूडेंट हैं जो पास हुए, 70% जो है पास हुए, मतलब 80% इंग्लिश में पास हुए, 70% हिंदी में पास हुआ, 15%। अब देखिए यहाँ पास कह रहा है, यहाँ फेल कह रहा है। ठीक है, और पूछा क्या है? फेल। तो अब पूछा ही फेल है, तो जो पास है उसको फेल में कन्वर्ट कर लो। क्या कह रहा है ऊपर? 80% जो है इंग्लिश में पास हुए, तो इसका मतलब 20% इंग्लिश में फेल हुए होंगे, तो मान लेते हैं ये इंग्लिश है, और इसमें फेल कितने हुए हमारे? 20%। ठीक, ऐसे ही कह रहा है 70% हिंदी में पास हुए, तो हिंदी में फेल कितने हुए? मान लेते हैं 30%। भाई 70% हिंदी में पास हुए हैं तो 30% फेल भी तो हुए होंगे, तो ये हिंदी है हमारा, और इसमें मान लेते हैं 30% फेल हुए। अब दोनों में कितने फेल हुए? कह रहा है 15% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो ये जो दोनों का कॉमन है ये कितना रहा होगा? 15% दिया ही है। ठीक है, 30% अगर हिंदी में फेल हुए, और जिसमें से 15% तो दोनों वाले हैं, तो सिर्फ हिंदी में कितने फेल हुए? 30 तो ओवरऑल, इसमें से 15 दोनों वाले हैं ना, तो सिर्फ हिंदी में कितने फेल हुए होंगे? 15%। 20% ओवरऑल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, लेकिन 15 तो दोनों वाले हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हुए, तो सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए? 20 में से 15 हटा दो, कितना हुआ? 5%। ठीक, अब वो क्या पूछ रहा है भाई? व्हाट इज द परसेंटेज स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट? ओनली वन में कितने हुए? तो ओनली वन यानी खाली इंग्लिश में कितने हुए? 5। खाली हिंदी में कितने हुए? 15। 15 और 5 कितना होता है? 20 हो गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए फादर सेड टू हिज सन, एक पिता अपने बच्चे से कह रहा है, एन ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ।
एक फादर की एज मान लेते हैं f, फादर है ना, तो उसकी एज f ही मान लेते हैं। अब उसने अपने बच्चे से क्या बोला कि n years back I was, मतलब अपनी एज बता रहा है, I was n years back I was as old, तो n years back I was as old, तो n years पहले वो कितना ओल्ड रहा होगा, तो यही तो हो गया n years back जो उसकी मतलब एज है। n years back I was as old, कितना ओल्ड है, as you are now, अभी तुम जितने हो, तो अभी सन की एज s मान लेते हैं, ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है। n years back मेरी जो एज थी वो उतनी ही जितनी तुम्हारी अब है, ये इन दोनों की करंट एज है, और ये इतने साल पहले की वो अजम्पशन में है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, माई प्रेजेंट एज इज, माई प्रेजेंट, तो प्रेजेंट एज फादर की कितनी मानी f, और इज लगा है तो इक्वल टू लगा दो, माई प्रेजेंट एज इज, आगे देखो 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 लिख दो, 4 टाइम्स योर एज, तो उसकी एज कितनी s n ईयर्स बैक, लेकिन तुम्हारी एज जो है n ईयर्स बैक जो है उसका 4 टाइम्स, तो n ईयर्स बैक उसकी कितनी रही होगी s माइनस एन, तो ये सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। फिर कह रहा है इफ द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 130 ईयर्स, तो f और s, फादर और सन दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है 130 मान लो, और फिर डिफरेंस पूछना है f माइनस एस, ठीक है। तो देखो मेन इक्वेशन हमें f और s में सॉल्व करना है, तो हम n को हटा दें, भाई f और s की एक इक्वेशन है, इन दोनों में से f और s की एक और बना लेते हैं, तो हमें n हटाना है, बेसिकली n को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं, चलिए हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, हमें n नहीं चाहिए, ये बात क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम पहले क्वेश्चन से देखें तो हम यहाँ से n की इक्वेशन क्या बना लेंगे, f, s को इधर ले आए तो f माइनस एस इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो n की जगह हम f माइनस एस लिख दें, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में ये रख दो, f इज इक्वल टू 4 s माइनस n की जगह क्या रखना है f माइनस एस, तो ये माइनस का n है ना, तो ये हो जाएगा s माइनस f प्लस s, ठीक है, हो गया। सॉल्व कर दो, f इज इक्वल टू s प्लस एस 2s और मल्टीप्लाई बाय 4, तो 8s और माइनस 4f, ठीक है। ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5f, 5f इज इक्वल टू 8s, आ गया 5f इज इक्वल टू 8s, तो हमें डिफरेंस निकालना था, कोई बात नहीं। अब f की वैल्यू, फादर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8s अपॉन 5, 8s अपॉन 5 फादर की आ गई, ठीक है। तो फादर की हम लिख सकते हैं यहाँ से 8s अपॉन 5 प्लस s इज इक्वल टू 130, तो इधर भी 5 लिख दो, तो 8 और 5 13, तो ये 13s अपॉन 5 इक्वल टू कितनी आ गई 130, 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10, तो s इज इक्वल टू 10 इंटू 5, तो सन की वैल्यू कितनी आ गई 50 ईयर्स, सन की तो एज हमें पता चल गई भाई 50 साल, फादर की कितनी 8/5 इंटू 50 इंटू एस, एस कितना है 50, तो 50/5 कितना होगा 10, और 8 इंटू 10 80, फादर की एज कितनी होगी 80, सन की 50, और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 80 माइनस 50 30, सॉल्व हो गया 30 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, अरे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, देखिए लेट x बी ए 2 डिजिट नंबर एंड y बी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग का क्या मतलब है पहले तो यही समझ लो, ठीक है, कि मतलब एक जगह अगर लिखा है 12 दूसरी जगह लिख दें 21, इसका मतलब होता है इंटरचेंज, ठीक है। 2 डिजिट नंबर है तो यही वाले एग्जांपल, ठीक है। बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ x, इफ x प्लस y इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, इफ x प्लस y is the greatest 2 digit number, then what is the number of possible values of x। अब जो ये जो दो नंबर लेंगे इंटरचेंज करने के बाद, उन दोनों को जोड़ के ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बन रहा है, तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज, तो भाई पहले तो ये बताओ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता क्या 99, यानी ऐसे नंबर लेना है x कि उसको इंटरचेंज करके जो y आए, तो x और y को जोड़ने के बाद जो उनका सम है वो 99 है। जैसे कि मान लो इधर 12 लिया और इधर 21, तो इन दोनों को जोड़ के 99 नहीं आएगा, तो इसको तो नहीं लेंगे भाई, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम 19 देखें, 1991 तो नहीं बनेगा, 18 और 81 लेके देखें, 18 और 81 ले लें, तो 81 और 18 जोड़, भाई इसको x मानो इसको y मानो, पलट दिया ना, 18 81 इंटरचेंज किया, दोनों को जोड़ोगे 99 आएगा, तो हाँ एक नंबर तो बन गया। अब क्योंकि 10 से लेके 19 में ये आ गया, तो अब ये और देखने का मतलब नहीं, अब 20 की सीरीज में ढूंढते हैं, 21 का 12 करेंगे तो नहीं होगा, 22 तो होगा नहीं, 23 32 नहीं होगा,
2442 नहीं होगा, 2550 नहीं होगा, 26 और 60 नहीं होगा 80 में, 2772, हाँ इधर बन रहा है कुछ। अगर 2772 ले लें तो देखिए दोनों को ऐड करोगे, हाँ बन जाएगा, तो फिर से 99 होगा। अब इसी तरीके से 30 की रेंज में देखते हैं कुछ। एक पैटर्न आप देख रहे हो, यहाँ पे जब 10 से 20 में देखा तो 8 वाला बना, 20 से 30 में देखा 7 वाला बना, तो 30 वाले में जाओगे तो एक कम, क्योंकि यहाँ 8 यहाँ 7 तो यहाँ 6 में ही बन रहा होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा 63। अरे बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब 4 वाली रेंज में जाओगे तो फिर एक कम, 5, तो यहाँ पे कितना होगा 54, फिर बन गया। अब जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि भाई अब बन गया, क्योंकि भाई टोटल अगर एक बार एक्स ये मानोगे, एक बार वाई ये, तो एक बार फिर ये एक्स ये वाई, एक बार एक्स ये वाई, तो एक बार एक्स ये और वाई ये, तो एक बार एक्स ये वाई ये, तो ये 4 बने, तो इसका मतलब ये 4 दूजा कितना हो गया, टोटल नंबर वैल्यूज ऑफ एक्स 8। ठीक, ये वाला तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये सिंपल सिंपल चीजें दे रखी। आगे क्या कह रहा है, इफ द एवरेज वेट ऑफ वुमेन इज 63 kg। अब वुमेन है कितनी, कहाँ पे दे रखा है, वेट ऑफ 6 बॉयज, वेट ऑफ 7 गर्ल्स, वेट ऑफ 3 मैन, वेट ऑफ 4 वुमेन, ठीक है ये दे रखा है। अब ये कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ वुमेन दे रखा है 63, और टोटल वेट है कितनी, वेट ऑफ 4 वुमेन, 4 वुमेन है, तो 63 तो एवरेज वेट है एक महिला का, और टोटल 4 महिलाएं हैं, तो 63 इंटू 4 कर दें। अब किसके बराबर करना है देख लो, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज पूछा है, तो एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना करना है एक्स, और टोटल बॉयज हैं कितने 6, तो इंटू 6 कर दो। अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो फ्री के नंबर देके जाने वाला था। 63 इंटू 4/6, तो ये तो हो गया भाई 2, ये हो गया 3, 3 से ये काट दो तो ये 21 टाइम्स जाएगा, 21 इंटू 2 42 kg। सिंपल क्वेश्चन था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये तो भाई देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आप इसको एक बार समझने की कोशिश करोगे, विजुलाइज तो बन जाएगा। ध्यान से देखिए, कुछ इस हिसाब से ही जो घड़ी होती है वो होती है, यहाँ पे होता है मतलब 12 वाला, एक तरीके से दिन की शुरुआत यही होती है ना, जीरो से, तो जीरो होता है, फिर कितना होता है, इधर एक, फिर दो, इधर तो 12 ही होता है, फिर एक दो, फिर तीन, तीन इधर होता है, फिर 6 इधर होता है, फिर 9 इधर होता है, ठीक है ऐसे ही होता है, फिर 9 के बाद 10 इधर ही आ रहा होता है, और फिर 12 हो जाता है, और फिर एक, फिर से 2 PM इधर आता है, ठीक है। अब विजुलाइज कीजिए, क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM। अब अगर 10 AM की हम बात करें तो इस समय आवर हैंड यहाँ होगी और मिनट हैंड यहाँ होगी, ठीक है। घंटे वाली सुई यहाँ होगी, मिनट वाली यहाँ होगी। घंटे वाली तो 1 घंटे बाद 10 से बढ़ के 11 पे होगी, उस समय तक मिनट वाली ये चक्कर काट के एक बार जब ये 10 से 11 की तरफ जा रही होगी तो इससे एक बार टकराएगी, यानी 10 से 11 के बीच में एक बार टकराएगी। अब जब ये घंटे वाली 11 पे आ गई, तो ये वाली तो यहाँ पे है, तो ये यहाँ से चक्कर मार रही है, ये यहाँ से चक्कर मारते 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 ये घंटे वाली जब तक सड़क के यहाँ पे आई होगी तो यहाँ कहीं टकराएगी, ठीक है। और बिल्कुल ही 12, बल्कि 12 बजे तो दोनों एक यहीं पे आ जाएंगे ना, तो 12 बजे फिर से ये टकराएगी कहाँ, बिल्कुल दोनों यहाँ पे होंगे, तो 10 से 11 में एक, और 11 से 12 में डॉट 12 बजे एक बार फिर टकराएगी, ठीक। तो इधर से ये फिर शुरू हो जाएगा चक्कर। अब ये घूम के जब ये 12 से 1 की तरफ जा रही होगी, तो जब ये बिल्कुल ही 1 बज जाएगा, मिनट वाली तो 12 पे होगी अभी, और 1 से थोड़ा आगे बढ़ेगा, जब ये 1 से थोड़ा आगे, 12 से 1 में तो अब कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एक ही साथ थे, 1 से थोड़ा सा इधर ये आगे बढ़ेगी, तब मिनट वाली इधर से आके फिर टकरा जाएगी, तो यानी 1 से 2 के बीच में फिर एक बार टकराएगी, और 1 से 2 के बाद अगर टकरा गई तो घंटे वाली फिर जब 2 पे आएगी तब वो फिर इधर पे होगा, फिर इधर पे होगी मिनट वाली, तो बस उसी के बीच में तो पूछना है, तो फिर तो होगा नहीं, तो एक 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 3 टाइम्स बस टकराएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था भाई, कैलेंडर वाले बहुत इजी होते हैं, इन क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं, गलत मत करना। मेन मुद्दा क्या है बस इतना समझ लो, जो ये वाले साल होते हैं ना, 2020 याद रखना, 2020 कौन सा होता है, ये वो साल होता है जब 366 दिन होते हैं, तो ये हमेशा 4 4 साल में रिपीट होगा, बस 2020 को याद रखो, 2020 लीप ईयर है, अगर 2020 लीप ईयर है तो 2024 भी होगा, 28 भी होगा, 32 भी होगा, बस इतना ही याद रखो और कुछ मत याद रखो। ये क्या है, लीप ईयर, मतलब यहाँ पे कितने दिन होंगे 366, ठीक। अब एक चीज और समझो, अगर नॉर्मल डेज में 365 होते हैं, तो उसको 7 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 5 35,
और 1 5 2 बार, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब देखो कैलेंडर ईयर अगर 2025 लिया हमने, तो 2025 लीप ईयर तो नहीं है, 2024 था। तो जो भी कैलेंडर रहा होगा, मतलब अगर डे 1 से जो भी शुरुआत हुई, तो 364 दिन तो 7 से एज इट इज मतलब कट गए। अब एक दिन एक्स्ट्रा पड़ा, यानी अगर शुरुआत मंडे से हुई तो खत्म कहाँ पे होगा, एक दिन एक्स्ट्रा ट्यूसडे। अगर शुरुआत ट्यूसडे से हुई तो खत्म कहाँ पे हुई, वेडनेसडे। शुरू वेडनेसडे तो खत्म कहाँ, थर्सडे। तो इसका मतलब 2025 में एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा। ठीक है, एक दिन खत्म उसी से नहीं होगा, एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा। तो दोबारा ये कब आएगा, जब ये गिनती 7 हो जाए। खत्म तो नहीं हो रहा ना उसी के साथ। अब 2026 में क्योंकि ये भी लीप ईयर नहीं है, तो फिर वही चीज 7 से डिवाइड करोगे तो एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करते करते। ठीक, 2027 में फिर ये चीज रिपीट होगी एक बार। फिर 2028 कैसा है, लीप ईयर, तो यहाँ तो भाई 2 दिन एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे क्योंकि 366 होगा, तो एक एक देख तीन, 5 ही हुआ। 2029 में क्या होगा, फिर से एक दिन आएगा। अब ये कितना हो गया, एक एक तीन, दो पाँच, एक छः। तो 2030 में कितना होगा, 2025 तो है ही, तो 25 को नहीं गिनेंगे। 25 मतलब ये तो एग्जाम्पल के तौर पे, 25 पे जो चल रहा है, तो 26 में एक दिन एक्स्ट्रा, फिर एक दिन एक्स्ट्रा, फिर 2 दिन एक्स्ट्रा, फिर एक दिन एक्स्ट्रा, तो 4 दिन हुआ। 30 में फिर एक दिन एक्स्ट्रा। बात समझ रहे हो, एक एक दो, एक चार, एक पाँच और एक छः। और 2031 आते आते फिर से 7 दिन की साइकिल पूरी कंप्लीट। तो जो साइकिल हमें 2025 में मिली थी जैसी भी, वो साइकिल दोबारा रिपीट कब होगी, कि 2026 में तो एक दिन एक्स्ट्रा चलता है इसके हिसाब से। फिर एक दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा, तो एक दो चार पाँच छः सात, तो वो साइकिल दोबारा कब रिपीट होगी, 2031। इसको इस तरीके से एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई ये तो इजी क्वेश्चन है, देखो लॉजिकल डिडक्शन से हो जाते हैं, जल्दी देखते हैं। अब क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस सब डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो पहले ही बता दिया पॉजिटिव इंटीजर है। और फिर कह रहा है पी और क्यू ऑड है और आर एस इवन है। चलो जल्दी से बना देते हैं। अब पी क्या कह रहा है, ऑड है, तो कोई ऑड नंबर मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। चलो पी को मान लेते हैं फिलहाल के लिए 3। ठीक है, माइनस आर, आर इवन है तो 2 मान लेते हैं। ठीक है, 3 - 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये वैल्यू तो हो गई 1। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यू इंटू एस, क्यू क्या है, क्यू एक ऑड है, तो ऑड नंबर मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। चलो ठीक है, अब इंटू एस क्या है, इवन, तो 4 मान लेते हैं। 5 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो गया, इवन। हाँ तो ये तो इवन है, तो पहला तो सही हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही। सेकंड देख लेते हैं, क्यू माइनस एस, क्यू क्या है, ऑड है, तो मान लेते हैं कुछ भी, क्यू 5 मान लेते हैं। चलो एस क्या है, इवन, तो मान लेते हैं 2। ठीक है, ये हो गया। मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, अब क्यू 5 माना था तो 5 स्क्वायर इंटू एस, एस 2 माना था तो ये। अब भाई देखो ये ओवरऑल कुछ भी हो, 5 इंटू 2, 3 इंटू 5, ऑड इंटू ऑड, बाद में इवन है ना, तो ऑड इंटू इवन क्या होता है, इवन, तो ये तो इजी है, इवन ही बनना है। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं लास्ट, क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। अब क्यू क्या माना है, ऑड, और आर क्या माना है, इवन। ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन क्या होता है, ऑड, मतलब एक और दो जोड़ेंगे तो 3 आएगा ना, ऑड ही आएगा, तो ऑड प्लस इवन होता है ऑड। और ऑड का स्क्वायर कितना होता है, ऑड मतलब 3 का स्क्वायर 9, यानी वो भी ऑड ही होता है, तो ऑड का स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड। मल्टीप्लाई पी प्लस एस, पी क्या है, ऑड, एस क्या है, इवन। ऑड प्लस इवन जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 + 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ऑड। तो यानी ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड करोगे, 1 इंटू 3 या 3 इंटू 5, तो ऑड ही आएगा। हाँ तो ये तो सही है, ऑड ही आएगा, तो यानी तीनों सही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव्स यूज्ड इन नंबरिंग ए 260 पेज बुक, कितनी बार 5 आएगा 260 पेज की बुक में। अब देखो एक बार तो 5 आएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक बार 5 आएगा, फिर ऐसे ही 15 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 50 से लेके पूरी 59 तक की सीरीज आएगी, फिर 65, फिर 75, फिर 85, फिर 95, ऐसे आएगा। अब ऐसे ही 105 वाली लाइन भी ऐसे ही रिपीट होगी, एज इट इज रिपीट होगी, 105 से लेके 145 तक, फिर 150 से लेके 159 तक। ठीक है, और फिर 195 तक, और फिर 200 वाली लाइन भी होगी। अब 200 वाली लाइन बस ये है कि 205 से कहाँ तक जाएगा, 255 तक जाएगा।
259 तक जाएगा, 260 पेज कहीं ना, 259 तक, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब चलो एनालाइज करते हैं, यहाँ कितने पाँच आए, कितनी बार आए, 1 2 3 4 5, इसको भी छोड़ने 6 7 8 9, 9 तो ये आ गए। यहाँ कितनी बार आएगा, 50 से लेके 59 तक 10 बार तो ये आएगा, तो 9 10 19 और एक बार 55 आएगा, तो 55 में तो 2 5 आते हैं ना, 55 में भाई 2 बार 5 आते हैं। 50 से 59 तक 10 बार तो लेफ्ट तरफ 5 आया, 55 में राइट की तरफ भी आएगा, तो 10 1 11 और 11 9 20, तो यानी यहाँ पे 20 बार आ गया। तो यानी 105 से लेके 200 195 तक भी 20 बार आएगा, तो 20 और 20 कितना होता है, 40, तो यही हो गया। और इधर कितनी बार आएगा, तो यहाँ कितनी बार आया था, 1 2 3 4 5, 5 बार ये हो गया। और यहाँ कितनी बार आ रहा है, 11 बार, 11 और 5 कितना होता है, 16, 16 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, 56, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। चलिए देखते हैं, इजी है, बन जाएगा। पहली बार में 1 है, फिर 1 और 2 है, फिर 1 3 2 है, फिर 1 4 3 2 है, फिर 1 5 4 3 2 है, फिर 1 6 5 4 3 2 है, फिर, ठीक है, फिर 1 7 6 5 4 3 2 है, तो इजी है। यानी 1 तो पहली से लेके लास्ट कड़ी तक जाएगा, तो 1 कितनी बार है, 1 7 बार है, सम ही करना है ना, तो 1 तो 7 बार आएगा, ठीक, जोड़ते जाओ। 2 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा, बाकी सब एक एक बार घटता जाएगा ना। 3 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। 4 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 3 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, 1 × 7, फिर 2 6 बार आएगा, 3 5 बार आएगा, 4 3 बार आएगा, 5 आ जाएगा यहाँ, 5 2 बार आए, एक मिनट, 3 5 बार आया, 1 7 बार आया, 2 6 बार आया, 3 5 बार आया, तो 4 तो 4 बार आएगा ना, 4 तो 4 बार आएगा। फिर 5 3 बार आएगा, फिर 6 2 बार आएगा, और 7 एक बार आएगा। अब जोड़ दो सब, 7 1 ज़ा 7 7, 6 2 ज़ा 12, 15, 4 4 ज़ा 16, और ये 5 3 ज़ा फिर से 15, 6 2 ज़ा 12 और 7, ठीक। तो जोड़ दो, 12 7 19, 19 5 24 34, ये 50, 50 आ गया, और ये कितना है, 15 आया, 15 है ये, 50 और 55 65 हो गया, 65 और 12, 65 12, 77 और 7 84 हो गया, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये भी इजी है, परसेंटेज वाला, चलिए देख लेते हैं। ए पर्सन बाइज 3 आर्टिकल पी क्यू एन आर फॉर, ये कॉस्ट है टोटल। पी को जो कॉस्ट पड़ी 25% मोर देन आर, एंड आर कॉस्ट 20% मोर देन क्यू, देन व्हाट इज द कॉस्ट। हमेशा पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या देखा था, तो जो लास्ट वाली उसको बेस मान के बाकी सॉल्व करते हैं। तो क्यू को तो क्यू ही मान लेते हैं, तो आर की कॉस्ट कितनी हुई, 20% मोर देन क्यू, 20% मोर देन क्यू कितना होता है, वैसे 100% होता है, 20% मोर कितना होता है, 120, तो 120% है, तो 120/100, तो 120/100 क्यू, तो ये 0 से 0 कैंसिल, फिर इसको उससे काट दो, 2 से, तो कितना आएगा, 6/5 क्यू, तो ये आर की वैल्यू हो गई। आर की वैल्यू कितनी, 6/5 क्यू। आर की हो गई, तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितना कह रहा है, पी कॉस्ट 25% मोर देन आर। अब 25% मोर देन आर मतलब, वैसे 100 होता है, 25% ज्यादा, तो 125/100 देन आर, ठीक है। अब इसको 25 से काटो, तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 4 आएगा, तो ये हो गया 5/4 आर। अब आर की जगह क्या लिखोगे, 6/5 क्यू, इसको लिख दो भाई, 5/4 इंटू 6/5 क्यू, 5 से 5 कैंसिल, और ये 6 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 क्यू, ठीक है। ये कितना आ गया, 3/2 क्यू। अब बस इसको सिंपली जोड़ देना है, तो P की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2 क्यू। Q की वैल्यू कितनी हो, Q की तो Q ही है। R की कितनी आई थी, 6/5 क्यू, जोड़ दो। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ 2 और 5 है, तो 10 आएगा, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15, तो ये हो गया 15 क्यू। यहाँ तो पूरा 10 ही आएगा, तो 15 10
यहाँ तो पूरा 10 आएगा ना, तो 15 10 25 क्यू, और यहाँ 2 बार आएगा, तो 6 दूनी 12, तो 25 और 12 37 क्यू, तो 37 क्यू अपॉन 10 इक्वल टू कितना आ रहा है, 333 इंटू 10, है ना। अब तय बात है भाई कि 37 से 333 कैंसिल हो रहा होगा, और ये पूरा नहीं जा रहा है, वरना 370 आता तो 9 बार जा रहा होगा, तो 9 इंटू 10 90 इंटू 10 100, तो Q की वैल्यू तो आ गई, Q इज इक्वल टू 900। तो पूछा क्या हमसे, P पूछा है। P की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, P की निकाली 3/2 Q, तो इसमें भाई 450 और ऐड कर दो 900 में, 450 मतलब 1350, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स ए बी एंड सी डी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हर साल ये एक दो क्वेश्चन आते हैं, एक या दो, ए बी सी डी। ठीक है, एक 3 डिजिट नंबर आया 1 CE। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। वेयर लेटर्स ए बी सी डी डिनोट डिस्टिंक्ट डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या हो सकती है। अच्छा, किसी की भी और कोई वैल्यू तो बता ही नहीं है, तो भाई निकलेगा कैसे। देखो, मान लेते हैं कि सी की कोई वैल्यू है, मान लेते हैं सी की वैल्यू 3 है। अगर सी की वैल्यू 3 तो यहाँ भी 3 आना चाहिए, और ऐसी वैल्यू ले कि यहाँ पे वो कैरी भी 1 आना चाहिए, तो ए की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है कि यहाँ पे 3 रहे, 3 में ऐसा कितना जोड़ दें, 9 जोड़ दें। अगर 9 जोड़ें तो 9 3 12 ही होता है, तो 13 तो होगा नहीं, तो इसका मतलब कैरी इधर से 1 आ जाना चाहिए, तो 9 3 12 हो गया। मान लो ए की वैल्यू 1 ले ली, तो 9 3 12, और इधर से अगर एक कैरी आ रही होगी तो 13, तो ये बन जाएगा। उस केस में बी और डी की कौन सी वैल्यू होगी, तो भाई बहुत वैल्यू हो सकती है ना, यहाँ तो 7 और 5 भी हो सकती है, यहाँ 6 और 5 भी हो सकती है। आप समझ रहे हो, 5 और 5 मतलब n नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल, तो ये वाले में तो सफिशिएंट डेटा नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। तो आज हमने टोटल 25 क्वेश्चंस देखे हैं, 2024 सी सेट प्रीलिम्स क्वेश्चंस, हमारा जो यूपीएससी का सी सेट प्रीलिम्स हुआ था। तो बाकी के जो हम क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये सॉल्यूशन से कुछ हेल्प मिली होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सो वील मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।